है ना, हमने क्या करे थे, IUPAC नेमिंग करी थी ना। तो कुछ एक चलो और एग्जाम्पल करते हैं, है ना। जैसे मान लो है ना, ZnCl2OH होल ट्वाइस 2 नेगेटिव, मान लो ये है। अब इसका क्या लिखना है, हमको नेम लिखना है, ठीक है, IUPAC नेम का, ठीक है ना। तो इनमें अब इधर बाहर कुछ नहीं है, तो अब ये अकेले ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो अब सिर्फ इसी का नाम लिखना है हमको, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम लिखना, ठीक। तो अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज होती है, एक Zn है और ये दोनों है ना। इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके जो नाम है वो मैंने ऐसे अलग से लिखवाए हुए हैं, वैसे अलग से इनके नाम जो है वो लिखवाए हुए हैं। तो अब Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइडो, है ना। और OH का नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइडो, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं। तो हाँ बस ये पहला एग्जाम्पल है ना। तो इसमें जो अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आएगा, Cl का, है ना। तो इसलिए पहले उसको लिखेंगे। और ये दोनों लिगेंड है, ZnCMI है और बाकी के दोनों लिगेंड्स, ठीक है। तो लिगेंड्स जो होते हैं उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो Cl का होता है क्लोराइडो, लेकिन कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। फिर ये भी क्या है, 2 है, तो डाई हाइड्रो ऑक्साइडो। और ये जिंक है, लेकिन ये अब ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, जिंकेट, जिंकेट लिखेंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होता, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होता, तो नाम क्या लिखते, सिर्फ जिंक लिखते, फिर जिंक लिखते, है ना। वो तो पॉजिटिव लिगेंड हो तो IUM लगाते हैं। हाँ एनायनिक वो है तो मेटल के नाम के आगे ATE लगेगा, ठीक है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव नहीं हो, यहां पर ऐसा लिखा हो, मान लो इसकी जगह, है ना। चलो वो बताओ, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X प्लस Cl की -1 होती है इंटू 2 प्लस OH की भी -1 होती है इंटू 2 इक्वल टू -2, है ना। तो अब X इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, है ना। तो अब ये जिंकेट के आगे रोमन न्यूमरल में 2 लिख देंगे, और ये आयन है तो आगे आयन लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये इसका नाम हुआ, ठीक है ना। अब देखो, अब इसी में मान लो ऐसा होता, जैसे मान लो इसमें आगे ऐसा लगा होता K2ZnCl2OH होल ट्वाइस, ऐसा होता, है ना। यदि मान लो ऐसा होता तो भी इसका मतलब ये इसके आगे ये लगा है तो K पॉजिटिव और ये पूरा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नाम पहले फिर किसके लिखते हैं, इसका पहले नाम लिखते हैं, है ना। जो पॉजिटिव होता है उसका नेम हम पहले लिखते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसका नाम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो K2 मतलब इसका क्या हो जाता, पोटेशियम। ये आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, है ना, इसमें बनेगा 2K पॉजिटिव प्लस ZnCl2OH होल ट्वाइस 2 नेगेटिव, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो नेगेटिव है ना, ठीक है। और जो कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा हुआ हो कोई भी, तो वही पॉजिटिव होगा, ये निश्चित बात है ना। जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव लिखता है, ठीक है ना। तो इसका नाम बस पोटेशियम, बाकी सब यही किया जाएगा, है ना। पोटेशियम, फिर वो यहाँ डाई, हाँ क्लोराइडो, हाँ डाई हाइड्रो ऑक्साइडो जिंकेट, क्योंकि है ये निगेटिव है ना,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव 2, बस फिर आयन नहीं लिखेंगे, बस यहीं पे हो जाए क्लोराइड हो, है ना। इसमें क्योंकि आयन नहीं है ना, ये आयन था, ये आयन है ही नहीं, है ना, ये पूरा न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसमें हमको लिखने की जरूरत ही नहीं, है ना। अब वो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसके लिए आपको ये बाकी सब की पता होनी चाहिए, है ना। और बाकी की मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, है ना, लास्ट क्लास है ना, इसमें मैंने इसकी बताई थी, ठीक है। तो वो उसमें से आप देख के उसको नोट करना, ठीक है, उसमें नोट करना तो आ जाए। अब पोटेशियम की क्या होती है, +1 होती है, इनटू कितने पोटेशियम है 2, प्लस जिंक की हमने क्या मान ली x, ना। Cl की होती है -1 इंटू 2 प्लस OH की भी -1 इंटू 2 इक्वल टू, अब ये न्यूट्रल है तो इक्वल टू क्या रख देंगे 0, है ना। तो बस आ जाएगी, फिर वही आ जाएगा ये x इज इक्वल टू +2, है ना। तो बस इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है। तो ऐसे इनके नेम इस ढंग से लिखना है ना, ठीक है। एक दो और करते हैं एग्जाम्पल, NiCO4, अब इस पे कुछ चार्ज नहीं है तो इक्वेट 0 से करेंगे इसको, और इसका भी नाम कैसे लिखेंगे कि ये पॉजिटिव है उस हिसाब से लिखेंगे, है ना। मतलब इसमें AT ही नहीं लगेगा, नॉर्मल निकल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसमें मतलब उनको चार्ज होगा तो वो 100% या तो देंगे, और नहीं देंगे तो ये बाहर ऐसे कुछ आयंस लगे हुए होंगे अपने आप, तो उससे हम पहचान लेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो इसमें तो नेगेटिव, देखो या तो ये तरीका होगा देने का या ऐसा देंगे, है ना। और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है और चार्ज नहीं है तो ऐसा दे देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, X प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 ही होती है, इक्वल टू 0, मतलब इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की क्या आई 0 ही आई, ठीक है। अब इसमें नाम क्या लिखेंगे, CO का नाम देखना मैंने लिखा है कार्बोनॉइल लिखते हैं CO को, ठीक है। और वो कितने 4 हैं, तो नाम क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल निकल और ब्रैकेट में 0, ये इसका नाम न्यूट्रल है। Na भी खुद भी मतलब Na का भी 0 ही आ गया है, इसलिए 0 लिख देंगे ब्रैकेट। हाँ, देखो और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे अब इसके मान लो इस ढंग से ऐसा होता है ना, PT NH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस F2, है ना, मान लो ये, ठीक है। तो देखो अब ये भी, इसमें भी कोई चार्ज नहीं दिया तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है ना। और न्यूट्रल है तो इसमें PT का नाम हम नॉर्मल लिखेंगे फिर, ठीक है। तो अब इसकी PT की ऑक्सीडेशन निकालें तो X प्लस NH3 की होती है 0, NO2 की -1 इंटू 2 प्लस F की भी -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +4 आ गई, है ना। अब ये तीनों ही क्या है, लिगेंड है ना। तो अब इन तीनों के नाम, इसका होता है अमीन, है ना, हाँ A से स्टार्ट होता है, इसका नाइट्राइटो, है ना, और इसको फ्लोराइडो। अब अल्फाबेटिकली अमीन पहले आया, है ना, तो वो लिखेंगे, और ये कितना है 2 है, तो डाई अमीन AMMINE, है ना, डाई अमीन, डाई, फिर क्या आएगा इसके बाद, ए के बाद क्या आएगा, ये N से स्टार्ट है वो F से, तो पहले क्या आएगा F आएगा, ठीक है। तो डाई फ्लोराइडो, है ना, और फिर डाई नाइट्राइटो, है ना। अब इसमें क्या है कि जनरली NO2 लिखा है तो हम -N लिख देते हैं, क्योंकि ये दो टाइप से जुड़ सकता है, ONO भी हो सकता है ना, O से जुड़ा भी हो सकता है, और NO2 मतलब N से जुड़ा हुआ, तो इसलिए -N लिख देते हैं। ONO दिया हो तो -O लिख दो उसके आगे। और फिर क्या है प्लेटिनम,
प्लेटिनम और 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये इसका नाम है, कितना भी बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये आना चाहिए कि इनके नाम क्या होते है ना। तो बस लिखते जाओ, और रूल आना चाहिए, है ना, कि नेगेटिव है तो कैसा लिखना है, पॉजिटिव हो तो कैसे लिखना है ना। प्लेटिनेट, है ना, वो प्लेटिनेट हो जाता और ये 4 ऐसा आ जाता, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, निकाल के लिखना पड़ता है, इसका हमको निकालना पड़ेगा, इस मेटल का वो लिखना है ना। जैसे अब यहाँ तो 0 ही है, लेकिन फिर भी हमने 4 लिखा, है ना, क्योंकि इसका 4 आया है ना। यहाँ पे -2 था मगर आया इसका +2 था, तो 2 लिखा है ना। -2 तो भी माइनस वो लिखना पड़ता है ना, जो आएगा वो लिखना, ठीक है। ये वो नहीं है, ये सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पे ATE लगाना है कि नहीं लगाना ना, कि इधर होल पे नेगेटिव है तो ATE लगाना है ना। या मान लो नेगेटिव दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन इधर आगे कुछ लिखा हुआ है तो फिर भी ATE लगाना, ठीक है। और यदि ये पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो फिर हमें नॉर्मल नाम लिखना है। हाँ, मैं वैसे भी करता किस, उनको काउंटर आयंस होते हैं, आगे और पीछे जो होते हैं काउंटर आयंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको इसका लिखना है COEN होल ट्वाइस Cl2 और ये NO2, ठीक है, ये ठीक है। तो देखो अब इसमें ये CMI है, ये कोबाल्ट है ना, ठीक है। वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये कोबाल्ट है ना। ये दोनों लिगेंड है और ये NO2 काउंटर आयन है, बाहर है ना। और NO2 क्या होता है -1, तो इस पूरे के उस पर क्या आएगा +1, मतलब अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो आप यही करना है कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। X + EN की होती 0, -1 × 2 + -1 = 0, है ना। तो कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना, +3 आ गई। अब इसकी नेमिंग करना है, ठीक है। तो अब इन सब में से सबसे पहले लिगेंड्स की लिखते हैं। EN का नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन, तो E से स्टार्ट हुआ है और क्लोराइडो C से हुआ है, तो पहले किसको लिखेंगे, क्लोराइडो को लिखेंगे, है ना। तो क्या आएगा, डाई क्लोराइडो। फिर देखो ये हमको ध्यान रखना है, किसी लिगेंड के नाम में यदि बाय डाई ट्राई ऐसा आ गया है तो उसमें फिर हम जो आगे उसके नंबर लिखने के लिए हम फिर ये डाई ट्राई ये यूज नहीं करते, एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बिस, है ना, ट्रिस, है ना, टेट्रिक्स, ऐसा, बस 3-4 से ज्यादा आएंगे भी नहीं, है ना। तो 20 मतलब 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, है ना, ये यूज करेंगे। तो अब इथेन 1,2 डायमीन में डी डाई आ गया है, तो इसलिए इसके 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 20, है ना, ये 20। और क्या है, ये थोड़ा बड़ा नाम है तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि वो 20 पूरे के ऊपर है ना, नहीं तो ऐसा लगेगा 20 इथेन है बस, है ना। तो 20 फिर इथेन, हाँ, 1,2 डायमीन, ठीक है। और अब क्या है, ये कोबाल्ट है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, ब्रैकेट में 3 और ये बाहर NO2 है ना, तो इसको नॉर्मल लिखते हैं, NO2 को लिखते हैं, NO2 नेगेटिव को नाइट्राइट लिखते हैं, है ना, नॉर्मल जो होता है नाइट्राइट। यदि ये, हाँ, गलत हो जाए, क्योंकि ये 2 रिपीट नहीं करना है ना, मतलब ऐसा नहीं, भले वो ट्राई हो तो भी यहाँ पे 2 के लिए BC लिखना है, ऐसा नहीं कि वो ट्राई है तो रिपीट नहीं होगा। तो वो ये IUPAC ने बोला है ऐसा, कि ऐसा ही करना है, ठीक है, कि इस ढंग से नहीं, है ना, ठीक है। और ब्रैकेट भी लगाना है ना, क्योंकि इतने पूरे पर 20 है ना, जब भी ऐसा कुछ आए तो पूरा ब्रैकेट लगा के, है ना, बड़े नाम हो तो ब्रैकेट लगा। और NO2 नेगेटिव का ऐसे बोलते हैं नाइट्राइट। देखो लिगेंड में उसका नाम क्या था, नाइट्राइटो, और जब बाहर काउंटर आयन था तो उसका नाम नाइट्राइट है, नॉर्मल, है ना। NO3 होता है तो नाइट्रेट होता है उसका नाम, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो देखो यही हमको पता चल रहा है, ये लिगेंड भी हो सकता है और काउंटर आयन भी हो सकता है, नॉर्मल, ठीक है। हाँ हाँ,
तो अमीनो हो जाता कि नहीं 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 नहीं, NH3 देखो, NH3 न्यूट्रल है, तो ये बाहर नहीं आएंगे कभी, बाहर सिर्फ आयंस ही आएंगे, होते हैं बाहर लेकिन वो डॉट करके फिर लिखे हुए होंगे, है ना, तो उनके नाम हमको नॉर्मल, इसको फिर अमोनिया बोलेंगे NH3, यदि बाहर है वो यदि लिखना है तो नॉर्मल उसमें अमोनिया बोला जाता है, फिर उसको तो अमोनिया लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो वो ऐसे में नहीं आएगा, वो ऐसे डॉट करके लिखा होगा, जैसे वो कई बार नहीं होता कि वो जैसे मोर सॉल्ट है उसमें .6H2O लिखा हुआ है, तो वो ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना, वो ऐसे फॉर्म में नहीं, क्योंकि H2O भी कभी भी काउंटर आयन नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि H2O न्यूट्रल है तो वो आयन नहीं हो सकते, ठीक है, तो ऐसा। हाँ, लेकिन जैसे ये F है, ये बाहर आया तो इसका नाम क्या लिखेंगे, फ्लोराइड, ऐसा लिखेंगे। हाँ हाँ, ये फ्लोराइडो की जगह फ्लोराइड लिखेंगे नॉर्मल, रियल जो ऐसे करते हैं, जैसे NaF, सोडियम फ्लोराइड, वो वाला, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो वो वाला लिखना यदि ये F बाहर आता, ठीक है ना, तो एक साथ भी हो सकता है, जैसे ऐसा नहीं है, दोनों तरह से हो सकते हैं, है ना, कि वही काउंटर आयन भी हो सकते हैं उसी में और वही लिगेंड भी हो सकता है, तो दोनों के नाम हमको फिर अलग अलग तरह से लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो हमारा TI है ना, Cl2 NH3 होल ट्वाइस फिर Cl2, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड। तो यहाँ ये वाला Cl क्या है, लिगेंड है, और ये वाला Cl क्या है, काउंटर आयन, ठीक है, इसका नाम क्लोराइड होगा और इसका नाम हमारा क्लोराइड होगा नॉर्मल, ठीक है। तो अब इसका, लेकिन अब पहले इसका लिखना पड़ेगा, है ना, तो डाई, और ये नाम में भी ध्यान रखना है, डबल एम है ये डबल एम आए नहीं ना, डाई अमीन, ठीक है, और डाई क्लोराइडो, है ना, सिंगल एम लिखा तो गलत है यहाँ पे ना, अमीन नहीं लिखते, अमीन ये है NH2, है ना, और ये ऐसा है, मतलब वो अमीन मतलब RNH2 में अमीन बोलते हैं उसको, NH2 को, है ना, यहाँ पर तो NH2 का नाम भी अलग है, नॉर्मल NH2, ठीक है, वो अमाइडो होगा, डाई क्लोराइड डो, है ना, और क्या हो गया, टाइटेनियम, क्योंकि ये पॉजिटिव है पूरा, तो टाइटेनियम, है ना, और अभी आप इसका निकालोगे तो फोर आ जाए, नहीं पहले ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, तो 4 आ जाएगी, X, ये -2, ये -2 -4 हो गए, उधर जाके +4 हो जाएंगे, अमोनिया का तो 0 ही होता है ना, और फिर क्लोराइड, यार, ठीक है, ऐसे नेम होंगे, ठीक, तो देखो इस ढंग से इनके नाम लिखना है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, बस इनके नेम याद होने चाहिए कि इनके नाम लिखते क्या, और बहुत स्कूल में तो बहुत कॉमन वाले पूछते हैं, है ना, कोई भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं पूछते ज्यादा, है ना, मतलब जो लिखे हमने, है ना, मेरे ख्याल से मतलब 99.9% उन्हीं में से आएंगे, है ना, चांस ही नहीं है कि कोई बाहर से कोई सा देंगे, है ना, जितने लिगेंड्स लिखे हुए ना उतने के आते, नहीं आते दूसरे, ठीक है। तो देखो ऐसे हम ये इनके नेमिंग करेंगे, है ना, आया समझ में आया, है ना, लेकिन अब उल्टा भी आना चाहिए हमको, कि नाम दिया है और उससे हमें ये फॉर्मूला बनाना, ना, कि मतलब ये इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा, है ना, कि नेम दिया है तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसका भी करते हैं हम एक एग्जांपल, क्योंकि उसमें आपको ये नंबर नहीं दिए होंगे, दोनों 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 ही ले लिया, NH3 का 0 ही होता है ना, इसलिए नहीं लिया, है ना, वो लेंगे उसका भी लेकिन वो 0 ही होता है, इसलिए कोई, TI का तो निकालना है, TI का ही तो निकालना है ना, -1 × 2 + 0 + -1 × 2 = 0, TI टाइटेनियम, ये मेटल ही है ना, काउंटर आयन का भी लिया है, देखो Cl का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना, इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो सिर्फ इन दोनों से निकलेगा, 2 और 2 4, लेकिन है ना, लेकिन वो En जैसा आ जाएगा तो फिर वो En बाइडेंटेड होता है,
तो उसमें फिर उसका एक का भी यदि 2 है तो फिर वो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट उससे निकली है ना, भले वो 4 है मगर वो इससे नहीं निकली है ना, वो ऐसे टेट्रिक्स। हाँ, वैसे स्कूल में नहीं आएगा यूज, है ना, यूज नहीं आएगा, 20-30 से ज्यादा नहीं यूज आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमको ये दे रखा है ना, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3, ये दिया। अब पूछा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताना, ठीक है ना। अब वो अब के कितने आएंगे ये हमको निकालना पड़ेंगे ना, क्योंकि वो कुछ यहाँ लिखते नहीं है ना हम, है ना। तो मतलब ये मालूम पड़ गया। हाँ, वो उस पूरे का, हाँ अंदर वाले Fe का 3 है, उससे फाइंड होगा कि कैसे निकालना, ठीक है। अभी अपन देखते हैं उस 3 से, ये मत सोचो कि कितने होंगे, भले हो सकता है आंसर 3 आ जाए मगर वो उस 3 से नहीं आ रहा है ना। उसका तरीका जैसे पोटेशियम तो K हो गया है ना। अब ये पहले ये लिख लो ये पूरा, है ना। अब इसमें हेक्सा साइनाइडो फेरेट, लेकिन इसमें लिखते हैं Fe को पहले, है ना, और साइनाइडो मतलब CN6, ये आ गया इतना, ठीक है। अब इस पूरे का, इसका तो हमको पता है चार्ज क्या होता है, +1, है ना। अब इस पूरे का चार्ज निकाल लो क्या है, तो Fe का कितना 3 दे रखा है ना, और Cn का क्या होता है -1 × 6, मतलब इस पे क्या आ गया -3 आ गया इस पूरे पे चार्ज, है ना। ये उससे नहीं आया, देखो इससे निकाला है ना, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कितने के चाहिए, इस -3 को बैलेंस करने के लिए के कितने लगाने पड़ेंगे, नहीं, हाँ 3 लगाने पड़ेंगे, एक है ना, तो हाँ मतलब +2 नहीं, K3 बोल दो, ऐसे ये आंसर हो गया, है ना, ऐसा, ठीक। तो इससे आया ये 3, वो उससे नहीं, वो एक कोइंसिडेंस है कि वो आगे सेम है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम है ना। इसी की जगह मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, ये लिखा है मान लो, है ना। अब इसका लिखना, अब करो इसका, ट्राई करो इसका क्या लिखेंगे, है ना। देखो मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिया है एकदम, कहां पर नहीं, देखो ऐसे मत निकालो, वैसे करके निकालो कि आपका कितना आएगा, उस मेथड से निकालो, उससे 2 नहीं आएगा, मैं पहले बताया, वो आखिरी में लिखा, उससे कुछ मतलब नहीं। ये फेरेट 2 किसका, हाँ पोटेशियम का तो +1 होता है, हाँ K4 आ जाए, बिल्कुल K4 आए, है ना। क्योंकि क्या हो गया, बस एक ही तो डिफरेंस आया है कि यहाँ पे ये 2 आ गया है ना, ये +2 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, और ये -6, तो इस पे चार्ज -4 होगा, और इसको फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 के लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए एग्जांपल दिया कि ये ऐसा नहीं सोचना कि यही आएगा, है ना, ये जरूरी नहीं कि यही आएगा, ठीक है। तो इस ढंग से ऐसे आए समझ में आया, क्योंकि ये नाम लिखने से ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को ये पड़ता है, इससे ये लिखना, है ना, क्योंकि ये नंबर लगाने में गलतियां होती है ना। इसने नाम लिखने में तो सीधे सीधे जो लिखना है वैसा लिखना है ना, ये नंबर लगाने में काफी गलती होती है, ठीक है। आया समझ में ना कैसे लगाए, पहले इस पूरे का चार्ज कैलकुलेट करो और फिर दूसरे से बैलेंस करो, ठीक है। देखो इसका एक ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था अभी बोर्ड में, देखो Fe का चार्ज मिलेगा हमको, वो जो बाहर लिखा हुआ है वो Fe का चार्ज, वो जो 2 3 लिखा है ना वो Fe पर है ना, +2 +3 ऐसा, उसके हिसाब से फिर हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निकाला, हाँ ऐसा लिखो, आयरन ब्रैकेट में 3 रोमन न्यूमरल, आयरन फिर ब्रैकेट में 3, फिर हेक्सा साइनाइडो
हेक्सासाइनाइडोफेरेट और फिर ब्रैकेट में 2, चलो मैं लिखता हूं, है ना, आयरन 3, है ना, और फिर इसमें हेक्सा साइनाइडोफेरेट 2, ये है ना, ये ठीक है। क्या लिखेंगे अब इसमें, मतलब इसमें काउंटर आयन भी Fe है और CMI भी Fe है ना, दो दो Fe है, ठीक है, लेकिन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है ना, वो दे रखी इसलिए उनको देना पड़ी, है ना, नहीं तो हम क्या लेते हैं उसकी, बाहर वाले की देना पड़ती। मतलब काफी नजदीक है मगर थोड़ा सा गलत है इसमें। हाँ, तो 4 आ रहा है ना, तो बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करो, उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, दोनों के चार्ज बराबर होने चाहिए। जैसे के को बैलेंस कैसे करा था, के का +1 था, उधर 4 आया, तो उसको उसको हमने बैलेंस करा। हाँ, तो एक का +3 और एक का -4 है, तो कैसे बैलेंस होगा, हाँ, Fe4 हो जाएगा और FeCN6, है ना, देखो ना, ये Fe है और अंदर आया FeCN6, है ना, इसका आ जाएगा +2 और ये -6, तो ये -4 आ गया और ये +3 है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, 3 इधर ले आओ 4 इधर ले आओ, तो बस ये ऐसे हो जाएंगे, Fe4 और ये होल थ्राइस, है ना, इसीलिए इसकी पूछने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, ये वाले की। डाइक्लोराइडो डिस, फिर स्मॉल ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, अमीन है ना, AMIN। हाँ, फिर ब्रैकेट, हाँ मतलब वो तो मैंने कराया मगर ये खुद को करना, ब्रैकेट क्लोज, है ना, हाँ, फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्रैकेट के बाद, है ना, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करो, है ना, और प्लेटिनम और फिर 4, स्मॉल ब्रैकेट में फिर वो रोमन न्यूमरल में 4 लिखो, और फिर नाइट्रेट, NITRAT, नाइट्रेट, है ना, डाइक्लोराइडो 20, इथेन 1,2 डायमीन, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, है ना, हाँ लिखो इसको, इथेन 1,2 डायमीन के लिए सिर्फ क्या लिख देते हैं, EN लिख देते हैं, है ना, EN लिख देंगे। नाइट्रेट क्या होता है, हाँ वो है, नाइट्रेट होता है NO3-1, उसको बोलते हैं नाइट्रेट ना, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, हाँ वो तो बाहर आएगा NO3, एनायनिक होगा वो पार्ट, है ना, तो क्या, हाँ PtEN2Cl2, हाँ, और बाहर आएगा NO3। अब ये उसको बैलेंस कितना क्या आएगा, वो दिया है क्वेश्चन में है, वो तो पीटी का, हाँ उसका दे रखा रहता है, हाँ, एन तो न्यूट्रल होता है तो 0 और NO3 -1, क्लोराइड का -1 होता है ना, तो ये -2 और ये 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 और यहाँ पे क्या है -1 है, तो बस सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इधर NO3 पे क्या लगाना पड़ेगा, होल ट्वाइस, ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस हैज ये 1 ये एंड 2 NO3, ऐसा पता चलता है, ठीक है, और जब ये आयोनाइज होगा तो NO3 के 2 बनेंगे, 2 NO3 नेगेटिव बनेगा और ये ऐसे बनेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है ये कॉम्पिटेटिव में,
हाउ मेनी आयंस, हाँ चलो ऐसा लिखो, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये वाला लिख लो ऊपर वाला, TiCl2NH3 होल ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर Cl2, ये कितने आयन प्रोड्यूस कर, सब लोग सोच लो पहले, है ना कि कैसे ये जो है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस बाय दिस, है ना, उससे कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, इसको आयोनाइज करने में उससे कोई लेना देना, ठीक है ना, वो तो आयंस कितने बनेंगे इसके, ये देखो ये कैसे आयनाइज होता है, ये ब्रैकेट अलग नहीं होता है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पूरा एक ही साथ रहता है ना, ठीक है, और ये प्लस Cl, लेकिन Cl कितने, 2, तो 2Cl नेगेटिव होगा, तो इस पे कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, यस, ठीक है, हाँ, नहीं 3 हो गया ना, आंसर 3 हो गया, नहीं तो मैं यस बोलता है ना, 3 आंसर है, 2 Cl और 1 ही है, 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ऐसे ही हो गया, आया समझ में, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही आयोनाइज होता है, जैसे ये है, तो ये कैसे आयोनाइज होगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 4 नेगेटिव, तो इसमें कितने आयंस बने, 5, 4K के और एक ये पूरा, है ना, कितने आयंस बन गए, 5 आयंस, ठीक है, इसको वाटर में डालेंगे तो 5 आयन मिलेंगे, इसके 1 मोल से 5 मोल्स आयंस, ठीक है ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखो इसमें बनते हैं, है ना, वो कॉम्पिटेटिव, जैसे ये दोनों दे दिए, या है ना, या ये तीनों दे दिए, और फिर पूछा किसमें कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, किसके एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, जिसमें आयंस ज्यादा होंगे, तो इन तीनों में हमको निकालने पड़ेंगे कि किसमें कितने आयंस बन रहे हैं, तो अब ये तीनों में किसकी होगी कंडक्टिविटी ज्यादा, कितने, इसमें 5 बने, इसके भी तो निकालो, इसके कितने बनेंगे, हाँ तो 4 तो यही हो जाएंगे, और 3 इसके बनेंगे, 7, तो ये होगा आंसर, है ना, 7 आयंस बन जाएंगे इसमें, ठीक है, ऐसे, अब ऐसे ही हमने सॉल्यूशन चैप्टर से भी इसको रिलेट हो जाता है, सॉल्यूशन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, जितने ज्यादा आयंस बनते हैं, है ना, उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कौन से, पीटी वाले के 3 बनेंगे, बिल्कुल, है ना, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, और वो फिर 3 हो गया, तो इन सब में सबसे ज्यादा ये वाला आ गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना, और इन्हीं चारों को यदि सबके 1-1 मोल वाटर में डाल दिए, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किस में होगा, तो उसका भी आंसर ये आएगा, ये वाले में, जितने ज्यादा आयंस में डिवाइड होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है, वाटर हो या किसी का भी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है, इसको आई फैक्टर बोलते हैं, उसको वेंट ऑफ फैक्टर, है ना, जितने में डिसोसिएट होते हैं, है ना, वाटर में किसी को भी डालते हैं, कोई भी यदि सॉल्यूट डालते हैं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, ठीक है, तो इसको इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आपने शुगर डाला, है ना, 1 मोल शुगर डाला, 1 मोल ग्लूकोज डाला, तो ये दोनों आयनिक नहीं है, तो इन दोनों में सेम डिप्रेशन होगा, सेम इलिवेशन होगा, दोनों में बराबर बराबर होगा, है ना, यदि उनके मोल्स बराबर डाले, ठीक है, लेकिन यदि ये डाल दिया, तो इसके 1 मोल से कितने आयंस बन गए, 7 बन गए, तो उस वाटर को लगेगा कि इन्होंने 7 चीज डाल दी है मेरे, है ना, तो वो 7 टाइम्स अंतर आ जाएगा उसके आंसर, है ना, कि जितना ग्लूकोज के 1 मोल से होगा उसका 7 टाइम्स इसके 1 मोल से डिप्रेशन हो जाएगा, है ना, इतना कम हो जाएगा उसका फ्रीजिंग, ठीक है, तो ऐसे फिर इनको यूज करते हैं ना, उसको यूज भी करते हैं, बहुत जगह पे यूज करते हैं, जहाँ बर्फ गिरती वो होती है, तो वहाँ वो सॉल्ट डाल के उस बर्फ को पिघलाया जाता है ना, कि वो बर्फ को पिघाल देते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो आसानी से पिघल जाएगी, ठीक है, तो ऐसे, तो ये ऐसा नहीं, ये एक लेसन में, लेकिन ये यूज बहुत सारी जगह होता है ना? तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो ऐसे यहाँ के एग्जाम्पल वहां पे पूछेंगे उसमें, है ना, वो चैप्टर में नहीं दिए ऐसे, लेकिन वो यहाँ से पूछेंगे, है ना, तो वो हमको करना आना चाहिए कि वो एक ही बात है, ठीक है
है ना। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मेंस में आएंगे, है ना, और नीट में 4-5 की संभावना होती है इससे, है ना। ये मतलब भले वो किसी भी लेसन के हो, लेकिन वो रिलेट यहाँ से हो, है ना। इसलिए बहुत बहुत फायदे का लेसन है। कॉम्पिटेटिव के हिसाब से तो बहुत है, बोर्ड्स में भी आएंगी, लेकिन उधर भी काफी आते हैं। ठीक है, आए समझ में आया, है ना। तो देखो ऐसे नेमिंग लिखेंगे, उल्टा करेंगे, इनके कितने आयंस बनेंगे, ये सब पता लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, हाँ, अब ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में इस टाइप से कि आप इसे, हाँ लिखो एक क्वेश्चन, ये पूछा हुआ भी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ है ना, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड CO Cl3 dot 5NH3. What is the formula of the compound COCl3 dot 5NH3 if 1 mole of it react with excess of AgNO3 and give 2 mole AgCl. Excess of AgNO3 give 2 moles AgCl, है ना, कि इसका 1 मोल ले, इसके एक्सेस से रिएक्ट करके 2 मोल AgCl के दिए, है ना। अब इसका हमको इस टाइप का फॉर्मूला लिखना है ना, कि कौन कितना कोऑर्डिनेशन के अंदर होगा, कितने Cl बाहर होंगे, इस ढंग से हमको इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, हाँ, तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो अब इसके, चल मैं पहले बताता हूं, है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें देखो वही Cl Ag से रिएक्ट करेंगे जो Cl आयोनाइज होंगे, मतलब जितना Cl नेगेटिव इससे निकलेंगे उतने ही सिर्फ क्या करेंगे, Ag से रिएक्ट करेंगे। जो Cl इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे वो आयन बनते ही नहीं है, तो वो वाले Cl रिएक्ट ही नहीं करेंगे, है ना। तो इससे कितने मोल AgCl बने, 2 मोल AgCl बने। इसका मतलब क्या है कि 2 क्लोरीन इसके बाहर होंगे निश्चित रूप से, और बाकी के बाहर नहीं है तो कहां होंगे, अंदर होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ऐसा, ये इसका आंसर होगा, है ना। ये बोर्ड में भी आ सकता है और कॉम्पिटेटिव में भी, ना, दोनों जगह। ठीक है, देखो वो पता चल जाएगा उससे, AgCl से जितने AgCl बनेंगे, हाँ हाँ, उससे पता लगेगा उतने ही Cl नेगेटिव उसके बाहर होंगे, है ना, क्योंकि Cl नेगेटिव से ये आयोनाइज कैसा होगा, ये इसमें ये पूरा पार्ट एक ही साथ रहेगा, मतलब ये वाले Cl बाहर ही, यही तो इन कंपाउंड की स्पेशलिटी है ना, कि ये वाले जो Cl होते हैं ये अंदर वाले ये आयोनाइज होते नहीं, यही तो डिफरेंस है इसमें और इसमें, है ना, क्योंकि इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई है ना, आयनिक नहीं बनाई, इसलिए वो आयोनाइज। 3 मोल होते तो इसका फिर फॉर्मूला यदि यही दिया होता तो ये हो जाता CONH3 होल 5 और बाहर Cl3 हो जाता, है ना, इफ 3 मोल ऑफ AgCl इज, ठीक है ना। ये तो बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, है ना, ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं पूछ सकते। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, स्टार्टिंग में दिया हुआ है इसमें। इसी से तो पता चला कि ऐसे कोई कंपाउंड होते हैं इन टाइप की रिएक्शन से, है ना। एक ही ये इसी फॉर्मूले के, है ना, उन्होंने लेके रिएक्शन कराई तो कभी 3 मोल AgCl आ रहे हैं, किसी में 2 मोल आ रहे हैं, किसी में 1 ही मोल आ रहा है, किसी में 1 भी नहीं आ रहा है ना। तो उससे उनको पता चला कि ये कुछ ना कुछ Cl में कुछ मतलब चेंज आ रहे हैं, है ना, कि ये Cl अलग अलग टाइप से कैसे हो रहे हैं। तो इन नए कंपाउंड की डिस्कवरी हुई कि ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, है ना, कि उसमें ये आयनिक होते हुए भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं अंदर जाके, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन इधर दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल 9.1,
एग्जाम्पल 9.1 में 5 क्वेश्चन दे रखे, बिल्कुल ऐसे कैसे, है ना, वो उन्होंने पीटी सीओ है ना अलग अलग दे रखे उस हिसाब से, है ना। जैसे एक दे रखा है PdCl2.4NH3, ये 2 मोल AgCl दे रहा है, PdCl2.4NH3 ये 2 मोल AgCl दे रहा है। तो इसका मतलब PdCl2.4NH3 PdCl2.4NH3 है ना, गिव 2 मोल AgCl। वो पता है किससे, AgNO3 से रिएक्ट करे। हाँ, PdNH3 होल 4 हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl2 हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये दे रखे है ना कई सारे। ठीक, तो बस ऐसे हो जाए, कुछ भी नहीं इसमें, आसान सा है ना। ठीक, आए समझ में आए। तो देखो ऐसे ये चीजें इसमें सब हमें पूछी जा सकती हैं अलग अलग, और ऐसे हो सकता है। ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होते हैं इसमें, मतलब जैसे कि एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा AgNH3 होल ट्वाइस और AgCl2, ये मतलब एक ही कंपाउंड है पूरा, है? कि इसमें कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब काउंटर आयन वगैरह सब यही खुद है, सब खुद ही है। ठीक है, तो इसका जब ऐसे का नाम लिखना है ना, जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, तो हमेशा देखो जो पहला लिखा होगा वो कैटायनिक होगा और सेकंड जो लिखा होगा वो एनायन होगा, क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो इसका नाम आएगा डाई, है ना। एक आध ये एग्जाम्पल कर लो, देखो ये एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है यही, है ना, और यही एग्जाम्पल एडवांस में भी एक बार पूछा इसी का ही, है ना, दूसरा नहीं पूछा, सेम की सेम ही पूछा हुआ। ठीक है, डाई अमीन। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिखेंगे, एजी का नाम क्या लिखेंगे यहां पर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला पॉजिटिव है, तो एजी का नाम क्या लिखेंगे, नहीं एजी का नाम क्या लिखेंगे, सिल्वर नॉर्मल लिखेंगे, सिल्वर, है ना। और ये 1 एजी की इससे निकालोगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, हाँ पॉजिटिव है इसलिए। और डाई क्लोराइडो, और ये वाला एजी कैसा है, अब ये एनायनिक पार्ट है, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, है ना, अर्जेंटेट, और ये 1 है ना, ये नाम है। ठीक है, डाई अमीन सिल्वर 1, मतलब दोनों का नाम नॉर्मल लिख देते हैं, फिर दूसरे का नाम लिख देते हैं, है ना। बस ध्यान ये रखना पड़ता है दूसरे वाले में ATE लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एनायनिक पार्ट है। ठीक है, और ये कैटायनिक पार्ट है। तो इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है, यदि ये दोनों अलग अलग दिए हों तो उनकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको इनके चार्जेस कुछ पता नहीं है ना, और 2 अननोन हो जाएंगे। जैसे मान लो हमको क्वेश्चन ऐसा देते हैं FeEN होल थ्राइस, है ना, और NiCl6 ये दे दी, है ना। तो अब हम इसमें Fe की भी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, Na की भी नहीं पता, तो अब ये क्वेश्चन में बस एक ही प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसमें जैसे सिल्वर तो क्या होता है 1 ही करता है, तो इसलिए मैंने सीधे 1 लिख दिया, है ना। वो निकल भी आएगी, दोनों में सेम है तो निकल भी आएगी, x मानोगे 2x आ जाएगा और उससे निकल आएगा, है ना। लेकिन अब इसमें इसकी x इसकी y तो निकलेगी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं तो उसमें या तो ऑप्शन में से हमको किसी एक की मिल जाती है, एक क्या होगा वो ऑप्शन में क्या करेंगे, जैसे आयरन की तीनों में सेम दे रखी होगी, है ना, चारों ऑप्शन में एक जैसी दे रखी होगी 3 3 3 3 3, तो हमको पता चल जाएगा आयरन की तो 3 है, तो उसकी रख के दूसरे की निकल आएगी फिर। हाँ हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, नहीं एजी की, सिल्वर की, हाँ हाँ। अगर अपन ऐसे निकाले एजी को x लेके तो नहीं अब ये हम जैसे ऐसे निकाल लोगे तो आ जाएगा x + 0 प्लस इस एजी की x प्लस ये हाँ इको साथ में निकालना पड़ेगी, उसके बिना नहीं, क्योंकि ये पूरे पे मिला के 0 है। या तो फिर इसका चार्ज दे देते तो निकल आता, है ना, हमको चार्ज पता नहीं है ना कितना किस पर। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है
कि आप यहाँ कैसे निकालेंगे इन दोनों की, है ना, क्योंकि इन दोनों की सेम थोड़ी है ना, अलग अलग भी हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो चारों ऑप्शन में से निकल आता है एक कोई ना कोई सा, फिर दूसरे की निकल आएगी उसको रख के, है ना। और नहीं तो क्या होता है, कुछ की हमको पता ही होती है, जैसे जिंक है, यदि मान लो यहाँ Zn दिया होता तो Zn की हमेशा +2 ही होती है ना, इसमें चेंज ही नहीं आती। स्कैंडियम की +3 होती है ना, सिल्वर की भी +1 ही होती है ना। तो ये कुछ ऐसे रहते हैं, Cd +2 होती है, तो इनमें कभी चेंज आते ही नहीं, है ना। तो इनमें इनसे हमको फिर एक ये दे दिया तो दूसरे की निकल आएगी, है ना, ठीक है। तो ये कुछ की हमको याद होना चाहिए, तब ऐसा क्वेश्चन कराया जाए। और या उस ऑप्शन में वो 100% ऐसा देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कोई कैसे करेगा फिर, है ना। तो ऑप्शन चारों जो देंगे उसमें से एक में सब, मतलब एक की सब में सेम दे देंगे, है ना, तो उसका यूज करके हम दूसरे के निकाल लेंगे, है ना। अब ज्यादातर क्या होता है कि जो निकल होता है वो ज्यादातर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में +2 में करता है मोस्टली। तो हम इसमें भले ही इसकी +2 या +3 में करता है, मोस्टली जो निकल होता है +3 में करता है, तो ये इसकी +3 लेके फिर हम ऐसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, है ना, आयरन, है ना, और फिर इसका इसकी 3 ली तो इसकी भी 3 आ जाएगी, है ना, 3, और हेक्सा क्लोराइडो निकलेट, और फिर 3। वो ईएन का नाम है, ईएन जो होता है वो उसका नाम ही है 1,2 डायमीन। वो नाम आप देखोगे ना उसका, मैं वो जो देखोगे ना उसमें मैंने इसका स्ट्रक्चर और ये सब बनवाया हुआ, तो उसका ये 1,2 इसका नाम ही ये होता है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका नाम ही है, ठीक है, इसलिए उसका बोले, उसका कोई रीजन नहीं है। इथिलीन डायमीन IUPAC ही नहीं है, वो कॉमन नेम है ना, इसलिए वही लिखो ना जो IUPAC है। ये लिख देते हैं तो कुछ कुछ टीचर सही कर भी सकते हैं, मगर फिर भी वही लिखो अपन जो है ना IUPAC, ठीक है। तो ये आए समझ में आया, तो ऐसे नाम लिखेंगे जब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, तो इस ढंग से लिखते हैं। और ये क्वेश्चन हमको कॉम्पिटेटिव में मिलेंगे तो ऑप्शन से हमको पता लगी जाएगी, है ना, उनकी पता लग जाएगी, नहीं देंगे वो ऐसे अलग अलग। हाँ, ये वाले कोई होंगे तो इनकी फिक्स डी होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ याद करके फिर हम उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा देखो ध्यान भी रखना है ना, जिंक है, सिल्वर है, कैडमियम है, स्कैंडियम है, ये लगभग, कॉपर भी लगभग +2 में ही बनाता है ना, कॉपर भी +1 होती है उसकी, मगर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड +2 में ही बनाता है। तो इनकी हमको ऑलरेडी नोन होती है ना, तो इससे हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ऐसा लिखो, अब इसकी क्या है, कुछ थ्योरीज है ना, तो ऐसा लिखो वर्नर थ्योरी। सबसे पहले ये लिखो वर्नर थ्योरी, W क्या, किसका, WA, हाँ, WARNER, है ना, वर्नर थ्योरी। सिल्वर का +1, सिल्वर का +1, जिंक कैडमियम का +2, कॉपर का भी +2 लिख सकते हो। हाँ, आयरन लिखे, आयरन लिख देंगे, 3 लिख लो उसकी, वर्नर थ्योरी। दूसरा वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 8 ही आएगा, है ना, निकलेट। बहुत सारे तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाते हैं, है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर का भी निकल निकल लिख देंगे तो वो ऑप्शन हट ही जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे चूज भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो वर्नर थ्योरी, हाँ, अब इसमें ऐसा लिखो कि सबसे पहले वर्नर ने इस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में, है ना, काफी मतलब साइंटिफिक वो दिया, और उसने बताया कि डबल सॉल्ट्स और ये अलग अलग होते हैं, ऐसा, है ना। उसको फिर इसी पर नोबेल प्राइज भी मिला, इसी थ्योरी पर इसकी, ठीक है ना। फिर बाद में इसमें कई सारे चेंजेस किए गए। तो वर्नर थ्योरी, वर्नर ने क्या बोला कि अब ये जो मेटल है, अब ये 2 टाइप की बॉन्ड बना रहा है ना, जैसे ये Fe, है ना, CN होल 6,
K4, तो ये बाहर वाले के साथ आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है और अंदर वाले के साथ कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है। तो उसने बोला है कि अभी तक हम मानते थे कि मेटल की एक ही टाइप की वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना, वो इलेक्ट्रोवैलेंट को, आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो उसने बताया कि अभी तक ऐसे मानते थे, लेकिन अब उसने बताया कि नहीं, इनकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक आयनिक वाली भी होती है और एक कोवेलेंट वाली भी होती है, ऐसे दो होती है। और उसने उसका नाम बोला प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ, तो ऐसा लिखो कि CMI हैज, पहले ऐसे पॉइंट्स वाइज लिख लो, CMI हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, है ना, प्राइमरी और बी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, ऐसे दो वैलेंसी होती है। CMI हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। हाँ, अब सेकेंड पॉइंट लिखो, प्राइमरी वैलेंसी इज, है ना, कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, इट इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू, देखो किसी की भी प्राइमरी वैलेंसी निकालना हो तो कैसे नहीं, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI ना। तो जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी वो सब उनकी कौन सी वैलेंसीज है, प्राइमरी वैलेंसी, है ना। जैसे हमको पूछेंगे कि प्राइमरी बताओ तो वो बता दें, और वो निकालना आता ही है ना। हाँ, इट इज सेटिस्फाइड बाय, इसी में ही लिख लो, है ना, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, इट इज सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयंस, एनायंस एंड केटायंस, है ना, उनसे सेटिस्फाई होती है जो बाहर लिखे होते हैं ना, इट इज सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, आयोनाइजेबल, ठीक है, ये आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल, है ना। इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, है ना, उसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेगा, जैसे वो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, उसमें ये भी पूछा है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी ना, और प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इट इज सेटिस्फाइड बाय, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस, जो लिगेंड्स होते हैं ना, तो एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो उसको ये सिर्फ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही पता थे कि यही लिगेंड हो सकते हैं, है ना, कैटायनिक लिगेंड उसको नहीं पता थे उस समय कि ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट उसने सोचा या तो जिनमें लोन पेयर होती है वो कर पाएंगे, या जो निगेटिव है वो कर पाएंगे, पॉजिटिव वाले कैसे कर पाएंगे, इसलिए उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। यही उसका एक लिमिटेशन भी इसकी एक थ्योरी का, कि इसने कैटायनिक लिगेंड को पूरी तरह से हटा दिया था कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनायन और हाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल, प्राइमरी को एनायन कैटायन करेंगे, सेकेंडरी को न्यूट्रल मॉलिक्यूल या वो जो इनको लिगेंड्स बोलते हैं वो वाले करेंगे, ठीक है। हाँ, प्राइमरी में रहता था कहता है। हाँ, प्राइमरी तो बाहर वाले होते हैं, जैसे K4 एफिशिएंसी, तो K पॉजिटिव हो गया तो प्राइमरी को सेटिस्फाई करते हैं, आयन करते हैं, उसने बोला सिर्फ, है ना। लेकिन सेकेंडरी वाले ये जो अंदर वाले इनको या तो एनायन करेंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स करें, बस यही करेंगे, ठीक है। जैसे EN होता है, NH3 होता है, H2 होता है वो, ठीक है ना। मैं बता भी था कि कैटायनिक लिगेंड बहुत ही कम होते हैं,
है ना, ठीक है, कम होते हैं। तो उस समय तक जब इनिशियली जब थ्योरी आई थी तब तक ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता होगा कोई। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पर ज्योमेट्री डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब इन कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो अब ऐसा है, एक छोटा सा ऐसा टेबल बना लो, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मान लो 2 है, तो लीनियर, 4 है तो टेट्राहाइड्रल, है ना, या उसने 2 बताया, 4 में टेट्राहाइड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर, मतलब कुछ कुछ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले टेट्राहाइड्रल होते हैं, कुछ कुछ स्क्वायर प्लेनर भी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताया गया था कब कौन सा होगा, ठीक है। फिर 5 में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, और 6 में ऑक्टाहाइड्रल, है ना। ऐसे उसने बताया कि ये शेप्स होते हैं, ठीक है, कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों का ऑक्टाहाइड्रल, 5 का ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, है ना, 4 का स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहाइड्रल, है ना, 2 में से, और 2 का लीनियर ही होता है। हमारे उसमें मेनली ये दोनों, ये, है ना, ये हमें आगे मतलब जो करने भी हैं दूसरी थ्योरीज में हम इनके निकालेंगे भी कि कौन टेट्राहाइड्रल होगा, कौन स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है ना। तो ये देखो, ये उसने एक थ्योरी दी थी शुरुआत में, है ना, ऐसी 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल, है ना। तो उससे काफी कुछ पता चल रहा था कि हाँ, कि मतलब वो जो मेटल होते हैं वो इस टाइप के कंपाउंड्स में बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें इसके ड्रॉबैक्स क्या हो गए या लिमिटेशन क्या हो गया, एक तो इसने कैटायनिक लिगेंड्स नहीं बताया, दूसरा ये एक्सप्लेन नहीं करा कब कौन सा होगा, है ना, ठीक है। और फिर बहुत सारी और प्रॉपर्टी जो बाद में बताई, कलर कैसे होते हैं इनमें, क्यों होते हैं वो नहीं बता पाया, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पाया, अब वो खैर ठीक है। अब वो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे ये शेप निकल आएंगे, है ना, कि किससे क्या वैसे होता है, ठीक है। ठीक, चलो इतना करते हैं ना।